सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मन्नू बहुरिया और बुआ का नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार बुआ जी, आपको भी। और क्या हाल है? देखो थोड़ी थोड़ी बढ़ गई है, थोड़ी बढ़ गई है और थोड़ा सा तो एहतियात रखना भी जरूरी है, लेकिन फिर भी हाँ। तू डाल मैं पात तो कहती है ठीक है तुम बच्चो थोड़ा, हम तो तुम्हें घेर ही लेंगे, तो घेर लेती है। बहुत सारे लोगों को घेर भी चुकी है। बिल्कुल। और आज हम जिन विषयों पर बात कर रहे हैं उसमें हमारे साथी तलाश कर रहे हैं कि क्या क्या बात करेंगे। बिल्कुल। और बुआ जी जैसे ठंड की जो बातें हैं ना, तो एक चीज जो है, खाने का तो मजा है ही, इसके अलावा जो अगर सुबह सुबह नहाना पड़े तो बड़ी उलझन होती है। ये कहें कि कई लोग बचते हैं इस नहाने से, और ऐसा लगता है कि बचपन में तो सभी बचे होंगे और कुछ किसी ने झूठ बोला होगा, कई रास्ते निकाले होंगे, कुछ तो गए होंगे, पूरा मतलब कहना चाहिए एक पूरा सीन बनाया होगा, क्रिएट किया होगा, बालों को गीला किया होगा, मग्गों से जो लोटे तब थे, लोटे से दीवारों पर छट पानी डाला होगा और निकल आए होंगे पोंछ पाँच के। तो भाई ये क्या क्या बहाने आपने किए हैं वो हमें लिख कर जरूर भेजिए, क्योंकि आज वो दिन याद करो में हम उन्हीं दिनों को याद करेंगे जब ठंड रहती थी और हम नहाने के बहाने ढूंढते थे। मनु बहुरिया एक बात तो है, हाँ जी, ना नहाने के बहाने, नहाने के कोई बहाने नहीं ढूंढना ना नहाने के बहाने। तो लेकिन जैसे तुमने अभी कहा खान पान की बात, तो किसी दिन हम ये भी बात करेंगे कि वो दिन याद करो में कि ये ठंड के मौसम में जो चीज़ें ख़ास तौर से खाई जाती हैं, जैसे आलू भून के, मटर भून के खाई जाती है, उस पर भी एक दिन हम चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे जब बच्चे हो जाएं ज़िद्दी, तो पेरेंटिंग पर एक तरीके से बात है। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई हमारे लिए तो ये बड़ा हमारी रुचि का विषय है। तो चलिए उनकी भी बातें साझा करेंगे। तो हम चाहेंगे। और आज जो घूमने की बात है और उत्तर प्रदेश अगर की बात की जाए और ठंड, तो भाई उत्तर प्रदेश में काफ़ी ठंड पड़ रही है ना। तो एक ऐसा ही एक शहर की हम ले चलेंगे आप सभी को, वो है कानपुर। तो आप भी वैसे तो बहुत से श्रोताओं ने लिख के भेजा भी है बहुत सारी चीजें, कुछ आसपास के हैं कुछ वहीं के हैं, तो बड़े खुश भी हो गए हैं। चलिए कुछ आप घुमाइएगा, कुछ हम घुमाएंगे, मिलजुल कर बात करेंगे। लेकिन हाँ, ऊर्जा जो है, चाहे वो हमारे शरीर की हो, चाहे वो ये बाकी ऊर्जा जो है जिससे कि और ईंधन के काम आते हैं, उन सब के जो संरक्षण का जो दिवस है, यानी कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये आज के दिन यानी 14 दिसंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल। और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि BEE द्वारा ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए ये किया जाता है। और इस दिवस की अगर हम बात करें तो उसका उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन जैसे विषय हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक कैसे करें या कैसे किया जा सकता है, तो ये है। और इस खास दिन में हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा जो है, माननीय राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिए जाते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार, राष्ट्रीय और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, उसमें विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। और ऐसे ही लोग देश भर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अभियान को और अधिक प्रभावशाली और विशेष बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जाता है। कुछ लोग होते हैं क्या है ना कि ऐसे तो आयोजन होता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं कि चुपचाप ऊर्जा संरक्षण के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं, तो उन्हें भी ऐसे चिन्हित किया जाता है, एक तरीके से उन्हें भी बुलाकर सम्मानित किया जाता है, उनके काम को सराहा जाता है। बिल्कुल। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का जैसे उद्देश्य है ऊर्जा के उपयोग को कम करके इसे कुशलतापूर्वक कैसे हम अपने उपयोग में ला सकते हैं और ऊर्जा बचा सकते हैं, और इसके बारे में लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है। और ये दिवस खासकर ऐसे मौक़ों का ही एक बोलना चाहिए मौका है कि जब हम सोचें कि हम छोटे छोटे प्रयास करके कैसे ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं। भाई तो ऊर्जा की बात करें तो इसमें जैसे क्या जाता है, पेट्रोल है, डीजल है, घर में जो हम विद्युत प्रयोग में लाते हैं यानी बिजली जो इस्तेमाल करते हैं, कैसे इनकी बचत कर सकते हैं, या खुद भी पैसा बचाइए। और देश का जो ऊर्जा है, देश में जो ऊर्जा बनाने में कितना पैसा लगता है, कितने संसाधन लगते हैं,
उन सब की एक तरीके से हम बचत करते हैं ना। बिल्कुल। और बुआ जी जैसे घर पे ही है, आप छोटे छोटे काम करके भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। अगर आप किसी कमरे में नहीं हैं, वहाँ लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, आप बंद कर दीजिए, या ऐसे उपकरण आप उपयोग में लाइए जिसमें ऊर्जा कम उपयोग में लगती हो। और जैसे अगर घर पे आपने फ्रिज लिया है तो आप बड़ी फ्रिज ना लेकर छोटी फ्रिज लीजिए, और ऐसे लीजिए कि जिसमें आपकी ऊर्जा की बचत हो, उसे ज़्यादा देर तक प्रयोग में ना लाएं या यूं ही चलते छोड़ देते हैं घर में। जैसे अक्सर होता है, हम बात भी अक्सर करते हैं कि उस कमरे में टेलीविज़न भी ऑन है, वहीं पंखा भी चल रहा है और बत्ती भी जल रही है, तो और हम कोई बैठे नहीं हैं वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। हमारे साथी लिखते हैं कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, भाई ऊर्जावान ही अपने कार्मुकता का प्रदर्शन करते हैं, इसलिए अपनी कार्मुकता को बनाए रखने के लिए हमें उसे संरक्षण की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि अपनी कार्मुकता यानी क्रियाशैली की बात कर रहे हैं, अपनी सजीवता की निशानी है। किंतु इसके अतिरिक्त ऊर्जावान विश्व से सम तरह तरह की ऊर्जा को प्राप्त भी करते रहते हैं, उनका भी संरक्षण अपेक्षित है, क्योंकि यदि वे हैं तो हम लोग भी हैं। इस दृष्टिकोण से सूर्य विश्व में सबसे बड़ा हमारे ऊर्जा का स्रोत है। फिर वो सभी सजीव ही नहीं अपितु पूरे विश्व को ऊर्जान्वित करता रहता है। कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल आदि ऊर्जाओं के संरक्षण का भी दिवस है। ये तभी संभव है जब हम अपने सोलर पैनलों जनित ऊर्जा के महत्व को समझें। कुछ ऐसे ही एनर्जी की ज़रूरत आदि के दृष्टिकोण से आज का दिवस प्रेरणादायक है। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात की, सौर ऊर्जा का जो है पन ऊर्जा है, यानी पानी से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है, उन सब की ओर हम अपना ध्यान ले जाएं और उनका प्रयोग भी बढ़ाएं। बिल्कुल। और जैसे कि ISI मुहर लगे जो बिजली उपकरण हैं, उन साधनों का भी उपयोग करें, उन्हीं का ही करें। हाँ, उन्हीं का ही करें। अभी तुम कहोगे बिना ISI वाला भी खरीद लीजिए, एक ISI वाला भी खरीद लीजिए, ऐसा नहीं तो इस तरह से आप छोटे छोटा सहयोग करके भी बिजली बचा सकते हैं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात की, जो उपकरण प्लग में लगे हुए हैं, उस प्लग से उसको भी बंद कर दी। जैसे आपका चार्जर है, आपको ये लग रहा है कि आपने तो चार्ज कर लिया और स्विच ऑफ है, लेकिन फिर भी उसमें ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। अच्छा, ऐसा तो प्लग टॉप निकाल देना चाहिए। बिल्कुल, तो वो निकाल दीजिए और जो बटन है वो उसको भी स्विच ऑफ कर दीजिए। तो इस तरह से वो पूरी तरह से कहना चाहिए बंद हो जाएगा और वहां से ऊर्जा का क्षरण नहीं होगा, यानी वेस्ट नहीं होगी। और ऐसे ही उपकरण जो है, तो जैसे तुमने बताया उपकरण में निकाले, लेकिन उपकरण जैसे खराब हो रहे हैं तो उनकी सर्विसिंग वगैरह करवा लें। ऐसा नहीं कि अब मिक्सी घड़ घड़ कर रही है, बिल्कुल बीमार पड़ चुकी है, हम वैसे ही चलाए जा रहे हैं, तो उसमें भी ज़्यादा ऊर्जा जो है नष्ट होती है ना। ऐसे ही चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, आयरन हो, मतलब कोई भी ऐसे उपकरण जो है, मशीन, लैपटॉप हो या पुराना कोई फ़ोन हो जो ज़्यादा चार्ज मतलब ज़्यादा टाइम लगता है जिसे चार्ज करने में, तो उसे भी आप रिसाइकिल कर सकते हैं, रिफ्रेश कर लें, नया ले लें। तो इस तरह का काम कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी तरीके की बिजलियां भी आ गई ना, लाइट वगैरह, LED लाइट वगैरह जो आती हैं, जिनमें कि कम खपत होती है। हाँ बुआ जी, वो भी है। और जब अगर आप जैसे कि कपड़े धोते वक्त गर्म पानी की जगह अगर आप ठंडा पानी का उपयोग करेंगे, आजकल मत बताओ ये बात तुम कपड़ा धोते समय जब वॉशिंग मशीन जब आप लग रहा है आपको, तो उस समय जो ड्रायर जब समय आता है तो हाथ से ही निचोड़ के आप सुखा दीजिए। कई बार ऐसा भी आप कर सकते हैं, तो थोड़ी सी बिजली वहाँ भी बचत की जा सकती है, बचत हो सकती है। और इसी तरीके से जैसे हमने कहा कि सौर ऊर्जा और पन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, इन सब से चलने वाले जो उपकरण हैं उनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। E-बाइक का प्रयोग करें। अब तो बहुत सारी ऐसे जो बिना पेट्रोल और उसके चल रही हैं, है ना जी। वैसी गाड़ियां भी आ गई हैं, तो अधिक से अधिक उनका प्रयोग करें। इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और उसमें भी पोल्यूशन नहीं होगा। और बुआ जी एक जो खास बात, ये तो ऊर्जा बचाने की बात हो गई, और अब ये है कि ये तो बात है ही, साथ में हम अगर वृक्षारोपण करते रहें, मतलब पौधे लगाते रहें घर में, या जिस सोसाइटी या अगर आपका खुद का घर है वहाँ पर आंगन में आपने पौधे लगा दिए, तो भी वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, कहना चाहिए। तो इस तरह से भी जलवायु को हम कहना चाहिए, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसकी वजह से, उस पर काफ़ी हद तक हम काबू पा सकते हैं। बुआ जी, ऊर्जा संरक्षण दिवस पर एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को BEE जन अभियान के तहत 9 से 14 दिसंबर तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। BEE ने स्कूली बच्चों के लिए ऊर्जा संरक्षण पर एक राष्ट्रीय स्तर की वृक्षारोपण प्रतियोगिता का आयोजन किया था।
इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय अभी तय नहीं हुआ है और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाता है। किया जाएगा। देखो तो बात वही है कि हम सब यही चाहते हैं कि जो चीज़ आज हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जिसके महत्व को समझ रहे हैं, वो बच्चों में पहले से ही आ जाए, या यूं कहें कि हम जब नींव में पानी डालेंगे तो जाहिर है कि पौधे अपने आप लहलहाएंगे। तो बच्चों को ये बताना, इसका महत्व, ये सब कुछ इसी प्रक्रिया के तहत है। और अब चलें? हाँ बिल्कुल। और भाई देखो ऐसा है कि हमारे साथी ने तो याद कर लिया, बचपन की बात कर रहे हो ना, बच्चे देखा पर्यटन कानपुर, भाई बचपन में प्राइमरी की कक्षाओं में पढ़ा था, रमेश कानपुर आया, वो पाठ आज भी याद है। कितने ही बार कानपुर से ट्रेन गुजरी, एक आध बार घूमा भी, लेकिन शहरी माहौल से आगे नहीं बढ़ सका। वैसे पाठ के ये उन दिनों क्या, आज भी एक औद्योगिक शहर है, बहुत ही भीड़ भरा हुआ शहर बताया गया था। ऊंची ऊंची चिमनियों और मिलों का शहर बताया गया था। आज कुछ और जानेंगे। तो ये बात तो है कि औद्योगिक नगरी है उत्तर प्रदेश की, और गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके कई नाम हैं, अगर उससे शुरू करें तो इसके पुराने समय में कान्हपुर के नाम से जाना जाता था, और इस नगर की स्थापना राजा हिंदू सिंह ने की थी। कर्णपुरम भी कहा जाता था, ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कानपुर, कर्ण यानी कान। और एक ऐसा शहर जो अपने आप में निराला है। यहाँ के लोग, यहाँ की बोली, यहाँ का खान पान, चलने उठने बैठने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ की बात निराली है। बहुत सारे मन्नू भौरिया, अनोखी बात ये है कि इसका नाम जो है 21 बार बदला गया, ऐसा कहते हैं। और जो अंदाज जो कह रहे हैं ना बोलने का, तो इसके ऊपर बहुत सारे जोक्स चलते हैं। आजकल अगर हमारे साथी देखेंगे मीडिया पर, तो कानपुरिया जोक्स जो है ना वो बहुत चलते हैं। बिल्कुल। तो और कानपुर की भाषा जो है, मतलब जैसे जो बोली की बात कर रहे हैं, तो उस पर भी बहुत से बातें होती हैं, और जोक जैसे आपने बोला कि होता ही है। और कानपुर औद्योगिक तो है ही, औद्योगिक सबसे बड़ा नगर है ही, और यहाँ जो सूती वस्त्र है वो मुख्य रूप से व्यवसाय है, और साथ ही चमड़े का कारोबार भी होता है। बिल्कुल। और इसके अलावा यहाँ ऊनी वस्त्र उद्योग है, जूट के मिल है, प्लास्टिक का उद्योग है, इंजीनियरिंग और इस्पात के बहुत सारे कारखाने हैं, बिस्कुट के भी कारखाने हैं, और वैसे बहुत सी यहाँ पर जगहें हैं बुआ जी जो घूमी जा सकती हैं। तो औद्योगिक दृष्टि से तो है ही, और साथ में ऐसे बहुत से मंदिरें हैं। देखो मंदिर की बात आई ना, तो हमारे साथी ने लिखा भी है कि पर्यटन कानपुर उत्तर प्रदेश भारत का महत्वपूर्ण शहर है, विशेषकर आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक स्थल है, मंदिर, पार्क है, जुमा मस्जिद, फेनी नगर, राधा कृष्ण जी का मंदिर, बनवारी लाल जी का बगीचा आदि इस शहर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक। कानपुर की गंगा घाटें भी पर्यटकों के लिए आकर्षक हैं, जहां आप शांति सुकून का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा फुटबॉल के प्रेमी लोगों के लिए ग्रीन पार्क स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है। खासकर बाज़ारों में चलने से आप स्थानीय शिल्पकला, हस्तशिल्प का अद्वितीय आनंद ले सकते हैं। शहर के बाज़ारों में आपको स्थानीय हस्तशिल्प उत्पाद, चमकीले कपड़े, रंग बिरंगी साड़ियाँ मिलेंगी। आप खान पान के शौकीन हैं तो स्थानीय खाद्य साहित्य का स्वाद लें। यहाँ के प्रसिद्ध स्वादिष्ट नाश्ते, मिठाइयाँ जैसे कि मखनी दही, ठग्गू के लड्डू, बालूशाही आपके जीभ को बहुत ही रुचिकर अनुभव करवा सकती हैं। क्या बात है। और तो मंदिरों से शुरू करें। बिल्कुल। और इन्होंने जैसे बताया कि राधा कृष्ण मंदिर है, जिसे जेके मंदिर के नाम से हम जानते हैं, और प्राचीन और आधुनिक शैली का अनूठा मिश्रण है ये। और ये मंदिर जो है बेहद ही खूबसूरत है, और यहाँ आने वाले जो देशी विदेशी पर्यटक हैं उनके लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति के अलावा लक्ष्मी नारायण, अर्धनारीश्वर, नर्मदेश्वर और हनुमान जी की मूर्तियां हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर के परिसर में 3 तालाब है, साथ ही कई खूबसूरत पार्क है, एक झील है जिसे मोती झील कहते हैं, वो भी मंदिर की खूबसूरती बढ़ाती है। और क्योंकि ये राधा कृष्ण का मंदिर है तो यहाँ जन्माष्टमी के दिन मंदिर बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है, और पर्यटकों की काफ़ी भीड़ भी आपको देखने मिलेगी। देखो विशाल परिसर है और सुंदर तो लगता ही है, आपको बैठने की जगह बहुत मिलेगी, झील है, सो जाहिर है कि आकर्षण जो है और बढ़ जाता है। अब चलते हैं कांच का मंदिर। 150 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था। ये मंदिर अपनी वास्तुकला और कांच से हुई खूबसूरत नक्काशियों के लिए जाना जाता है।
इसमें ईरानी वास्तुकला की झलक देखने को मिलती है। मंदिर का फर्श सफ़ेद संगमरमर से बना है। दीवारों पर सफ़ेद शिखर की कलाकृति को उकेरा गया है और इस मंदिर में 15वें जैन तीर्थंकर धर्मनाथ स्वामी की प्रतिमाएं स्थापित है जी। और ऐसी ही एक जगह है जाजमऊ। प्राचीन काल में जाजमऊ को सिद्धपुरी नाम से जाना जाता था। ये पौराणिक काल के जो राजा ययाति हैं उसके ये अधीन था। और वर्तमान में यहाँ सिद्धनाथ और सिद्ध देवी का मंदिर है। साथ ही ये जगह सूफी संत मखदूम शाह अलाउल हक के मकबरे के लिए भी प्रसिद्ध है। बिल्कुल। तो यानी कि सब मिला जुला है। आप यहाँ पर आएंगे तो मज़ा आएगा। अब चलते हैं, यहाँ का जो चिड़ियाघर है वो बहुत प्रसिद्ध है और बहुत बड़ा है। एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर है, कानपुर के चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है और हमारे देश के उन चिड़ियाघरों में से एक है जो प्राकृतिक जंगल में बनाए गए हैं। ढेर सारी हरियाली, एक प्राकृतिक झील और पुराने पेड़ों से युक्त ये चिड़ियाघर जो है वो बहुत बेहतरीन जगह है। विशाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो ये देश का तीसरा बड़ा चिड़ियाघर है। तो मज़ा आ जाता है यहाँ बिल्कुल। और बुआ जी, अब बात बिठूर की, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये कानपुर से लगभग 28 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन कानपुर ज़िले में ही आता है। हाँ, कानपुर ज़िले के अंतर्गत ही आता है। और अगर धार्मिक मान्यताओं की हम बात करें तो कहा जाता है कि ये लौह कुश की जन्म स्थली है, जन्मभूमि है। और अगर हम इतिहास में झांकें तो 1857 की जो क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी जी। तो बहुत पवित्र जगह है। बिल्कुल। और साथ ही यहाँ पर वाल्मीकि जी का आश्रम है, ध्रुव टीला है और नाना साहब की याद में यहाँ पर नाना साहब स्मारक भी बनाया गया है। और भाई क्या बात है। इसके अलावा शोभन मंदिर है, एक सिद्ध धाम है। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान है कानपुर, जो कि कंप्यूटर विज्ञान में शिक्षा प्रदान करने वाला हमारे देश का पहला संस्थान है। और अगर खाने पीने की बात करें तो भाई लाजवाब है। यहाँ की चाट, पानी पूरी और छोटे वाले हरे आलू मिलते हैं, बिल्कुल जो छोटे छोटे होते हैं। और इतने तीखे होते हैं ये लोग बनाते हैं कि आपके कान से धुआं निकलने लगे। और मिठाई की हमारे साथी ने बात की ही है। हर तरीके की चाट प्रसिद्ध होती है। आजकल क्या होता है कि आलू को ऐसे, जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि सर्दी में खाने वाले व्यंजन को बेक करके या भून करके शकरकंद उसमें चटनी लगाकर वो भी देते हैं। लेकिन अगर पुरानी बात करें तो बदनाम, कुल्फी, ठग्गू के लड्डू और इमरती जिसे दूध में डालकर खाया जाता है। ऐसे ही पहलवान का मट्ठा बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, और बुआ जी शामी कबाब है। और अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो शामी कबाब है, जो कि चने की दाल के साथ तड़का लगाकर तैयार किया जाता है। और सुल्तानी दाल है, देखिए नाम से ही कितना रिच, मतलब शाही लग रहा है। और ये सुल्तानी जो दाल है, बोलना चाहिए कि एक बार आप खा लो, ऐसा कहा जाता है कि बार बार खाने का मन करता है। और यहाँ की बिरयानी का स्वाद भी अलग है। और चाट आट तो आपने बताया ही कि यहाँ का चाट अलग ही है, फेमस है यहाँ का। तो हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है। वैसे चाट्स के बाद हम ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एक ख़ास तरीके की सूजी की जो है ना पूरी मिलती है, पूरी कचौड़ी जो होती है, और आलू की सब्ज़ी बड़ी ख़ास बनती है। सुबह के नाश्ते में इसका आप आनंद ले सकते हैं। हमारे साथी ने लिखा है कि अरे वाह, इतने सारे खाने पीने की बात सुन के मेरे मुंह में पानी आ गया बुआ जी। और बच्चे अब जिद्दी हो जाए तब क्या किया जाए। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे कुछ साथियों ने हमको घुमाया है कानपुर अपने हिसाब से। तो बुआ जी, एक जो श्रोता है उन्होंने लिखा है कि लाजवाब विषय है सब, कानपुर वाह वाह। ये तो हमारे लखनऊ का पड़ोसी शहर है, हमारे आधे रिश्तेदार वहीं रहते हैं। जब तब गाड़ी से आना जाना लगा रहता है। तब हम भी बच्चे थे, अब कलकत्ता आ गए तो बरसों हो गए वहाँ गए। पर जेके टेम्पल, ग्रीन पार्क स्टेडियम में घावरी विश्वनाथ, करशन घावरी, विश्वनाथ गवस्कर वाली टीम का मैच देखने गए थे। और चाचा जी भाई बहनों के साथ बहुत मज़ा आया था। याद है अपने को मैच से क्या मतलब था, वो जो पूरी सब्जी, चिप्स, टॉफ़ी थी, मज़ा तो उसका था। क्या बात है। तो ऐसे ही जितनी बातें हमने बताई हैं, लगभग वही बातें लिखते हुए हमारे एक साथी और लिख रहे हैं कि कुछ न कुछ पूजा पाठ होता रहता है। लखनऊ से बाई रोड 2 घंटे से कानपुर पहुँचा जा सकता है। स्वदेशी कॉटन मिल और भी इन्होंने लिखा है, मिल हैं थी वहाँ पर। बहुत सारे मिलें
हैं, ज़्यादातर मिलें बंद हो चुकी हैं। गर्म कपड़ों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध थी वो इमारत आज जर्जर हो चुकी है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था वैसे कानपुर को, ये हम बता दें। क्या बात है। हमारे साथी ने लिखा है, घूमने के लिए गंगा किनारे बसा होने के कारण पूजा पाठ हवन आदि चलते रहते हैं। अब तो इसका मंदिर भी बिठूर में बन गया है। वहीं एक साईं मंदिर भी है। बिठूर तो पूरी तरह से धार्मिक स्थल है। और वही जेके मंदिर की बात इन्होंने की है। अब तो अटल घाट नया बन गया है जहां बोट क्लब है। बोटिंग का मज़ा बिठूर और अटल घाट दोनों ही बहुत अच्छे हैं। क्रिकेट के लिए ग्रीन पार्क स्टेडियम, IIT HBTI के कारण भी कानपुर बहुत प्रसिद्ध है। और मिलों की वजह से यहाँ शोर शराबा भी बहुत है। श्रमिक गण बहुत आयत से हैं। गंगा किनारे दाह संस्कार के लिए लखनऊ से बहुत लोग आते हैं। बिठूर के घाट ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं। मायका लखनऊ में है। मैं जब भी किसी दोस्त या रिश्तेदार से कहती हूँ कि कानपुर आइए, कहते हैं इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा और जी लें, बाद में तो कानपुर आना ही है मुझे। यानी कि ये दाह संस्कार की बात करें तो भाई गंगा है चूँकि इसलिए लोग वहाँ जाते हैं और कानपुर के पास है। कानपुर में मतलब गंगा जो है लखनऊ में नहीं है, इसलिए कानपुर जाना पड़ता है। चाहिए तो बस चाहिए, चाहिए तो बस चाहिए। जिद्दी बच्चों के बारे में क्या कहें, मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे जो बिल्कुल टस से मस नहीं होते। ये चाहिए तो चाहिए। और बहुत से बच्चे थोड़ा समझाने से समझ जाते हैं और अपनी ज़िद छोड़ देते हैं। मेरा भाई जब छोटा था तो वो बहुत ज़िद्दी था। पापा कुछ लाते तो वो कहता था पूरा मुझे चाहिए, थोड़ा नहीं। फिर रोज़ ही ज़िद बढ़ने लगी। फिर भले पूरा खाए ना, पर चाहिए। फिर पापा ने उसकी ज़िद को मिटाने के लिए पूरा उसके सामने रख देते और उसी से कहते कि अब सबको तुम दो। वो खुश हो जाता और सबको देता। फिर आखिरी में उसके पास कम ही बचता, पर फिर वो कुछ नहीं कहता और धीरे धीरे ठीक हो गया। क्या बात है, अच्छी बात है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर का एक बच्चा बेहद रोता था। इतना परेशान हो गए कि डॉक्टर से सलाह लेना पड़ा। डॉक्टर साहब बोले कि रोना तो बच्चों की आदत है, ऐसी कोई दवा नहीं, लेकिन जब भी रोने लगे तो इसके सामने शीशा आईना रख दीजिए। लोगों ने ये ट्रिक अपनाया। एकदम से तो नहीं, पर धीरे धीरे उसका रोना कुछ कम हो गया। आईना में तुम रोते हो तो देखो और फिर मुंह बनाकर देखो कौन अच्छा लगता है। पर सच में धीरे धीरे उसका रोना कम हो गया। कहने का तात्पर्य, अगर किसी चीज़ का वह जिद पकड़ रहा है तो आप उसकी ध्यान को दूसरी तरफ मोड़ दीजिए। तो भाई ये बात तो बिल्कुल इन्होंने सही कही बुआ जी कि जब छोटा बच्चा जिद करे तो उस समय उसे डांटने से, या कई अभिभावक जो होते हैं हाथ उठा देते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो परेशान ना होकर उस बच्चे को वैसे ही वहाँ पर छोड़ दीजिए थोड़े समय के लिए। और उसके बाद जब वो जो ज़िद कर रहा है उसके बाद थोड़ी देर बाद उसे समझाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये बात बहुत छोटी मोटी चीज़ों के लिए है, छोटी वस्तु के लिए है, तो भले आप उसकी ज़िद उस समय के लिए पूरी कर सकते हैं, बात बढ़ती लेकिन बाद में उसे समझाइए कि भाई अगर मान लीजिए वो चॉकलेट की जिद कर रहा है तो समझाइए कि आपके दांत खराब होंगे। बच्चों को कोई परवाह नहीं है, तुम्हें इलाज करवाना पड़ेगा, करो, खिलाओ। नहीं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है बुआ जी, बच्चे समझ जाते हैं। अच्छा। थोड़ी देर के लिए सही, ऐसे बच्चे तो जिद्दी नहीं होते। देखो भाई, होता है कि बिल्कुल सही वैसे तो कह रही हो तुम कि थोड़ा सा उनको बहलाकर फुसलाकर, जैसे बचपन में होता था कि बच्चे रोने लगते थे तो उन्हें दिखाया था देखो चींटी मर गई, चींटी मर गई, ये देखो ज़मीन टूट गई। क्रैक तब रहते भी थे ज़मीनों में, आजकल नहीं रहते हैं टाइल्स वाली ज़मीन में, क्या कहा जाए। तब तक थोड़े थोड़े कहीं कहीं दरारें रहती थी। हम लोग दिखाते देखो तो ज़मीन टूट गई, तुम गिरे तो बच्चे फुसल जाते थे, उसको फुसलाया उनको जाता था, बहलाया जाता था। बिल्कुल। तो कुछ तरीके जैसे बच्चे जैसे मान जाएं वैसे अपनाने पड़ते हैं। कोई भी एक नियम सब पर लागू नहीं हो पाता है। बिल्कुल। तो हमारे साथी ने लिखा है कि बड़ों के बहुत लाड़ प्यार के कारण बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए बहस करते हैं। छोटे हैं तो रोने लगते हैं, लेकिन उनकी हर बात को मानना उचित नहीं होता है। उन्हें हर बात प्यार से समझाएं, उन पर कभी हाथ न उठाएं और उनके कहे अनुसार उनकी हर मांग को पूरा न करें। आवश्यकता अनुसार माता पिता स्वयं ही सब चीज़ें ला देते हैं। तो हाथ उठाने वाली जो बात है, बच्चे फिर समझ जाते हैं कि ठीक है मार लो हमें, क्या करोगे, मारोगे ना, मार लो। तो ऐसे बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। हाँ, और ये जो है डांटने से और मारने से बच्चे और जिद्दी होते जाते हैं। क्योंकि कई बार ये भी होता है बुआ जी कि जब अभिभावक जो होते हैं कामकाजी होते हैं, खासकर जो माएँ होती हैं, तो उस अवस्था में भी बच्चे
कहना चाहिए कि उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। और बच्चे जब समझने लग जाते हैं कि माँ जो है या पापा जो है व्यस्त हैं, और तो उस समय भी कि अपने आप को दर्शाने के लिए कि भाई मैं हूँ, ये बताने के लिए भी वो जिद करते हैं। और कहीं ना कहीं हम भी उनको कहते हैं कि देखो हम जा रहे हैं ऑफिस बेटा, लेकिन आएंगे तो तुम्हारे लिए ये चीज़ लेकर आएंगे। तो कभी कभी ये भी होता है कि मतलब हम उनको भी लालच देते हैं और कहीं ना कहीं उनको भी इसलिए के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि तुम मांग रखो। और इसको अगर हम अलग शब्दों में कहें तो एक तरह से ब्लैकमेल बच्चे करने लगते हैं कि अच्छा तुम जा रही हो ना, तो देखो फलां चीज़ हमारे लिए लेकर ही आना। तो हमें भी लगता है चलो ठीक है, इस समय तो काम बन गया। लेकिन इस समय काम बन गया वाली जो बात है वो बाद में बहुत घातक भी हो जाती है, परेशानी आपको ही होती है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें। बिल्कुल। और ऐसे ही एक श्रोता ने एक बात लिखी है कि जिन बच्चों में जिद्दीपन की आदत होती है वो बार बार हर चीज़ के बारे में सवाल पूछते हैं। वे बहुत बुद्धिमान और क्रिएटिव होते हैं। इन्हें चाहिए होता है कि सब उनकी बात सुने, उन पर ध्यान दें। ये बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर होते हैं, ये बार बार नखरे दिखा सकते हैं और इनका लीड करने का मन करता है। ये दूसरों पर धौंस जमाने की कोशिश करते हैं। एक तरीके से उनमें नेतृत्व की क्षमता होती है। वो चाहते हैं कि सारी जो भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब जैसे खेल हो रहा है तो हम जो कहें वही खेला जाए। हम जहाँ कहें सारे बच्चे मेरे पीछे पीछे आए। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। बच्चे जब ज़िद्दी हो जाएं तो ज़िद पूरी ना करें, लेकिन तब क्या करें जब बाज़ार में बच्चे किसी खिलौने के लिए रोने लगते हैं, वहीं बैठ जाएं तो शर्मिंदा होने के बजाय दिलवाना ज़्यादा ठीक होता है। और वही बच्चे हर बार यही नुस्खा अपनाते हैं और ज़िद्दी हो जाते हैं। सभी ज्ञान तो देते हैं, लेकिन कम ही लोग होते हैं जो प्यार से समझा पाते हैं। उनके लिए माता पिता को ज़िद्दी होना पड़ता है। खैर, बड़े होकर अगर यही ज़िद्दीपना अपने कार्य के लिए हो तो श्रेष्ठ होगा। तो बात तो ये बहुत अच्छी आपने कही, लेकिन ये जो डाइवर्ट करने वाली बात है, तो एक बार कुछ ऐसा ही हुआ कि हम लोग वहाँ ट्रेन में बैठे थे और अंदर एक बच्चा रोए जा रहा था, कह रहा था इस ट्रेन में हमें जाना ही नहीं है, बहुत गंदी ट्रेन है, हमको तो वही नीले रंग वाले डिब्बे वाली ट्रेन चाहिए। अभी वो चली थी ना शायद, वो गरीब रथ या कौन सी, जिसमें बाहर हरा हरा रंगा हुआ था। अच्छा। तो उनके पिताजी तो जो बच्चा था वो अपने पापा के पास था और पापा एकदम हैरान थे। और माँ उनकी शायद ऐसा बातों से लग रहा था कि शिक्षिका रही होंगी। तो उन्होंने कहा अरे तुम डाइवर्ट कर देते हो उसको, क्या कर रहे थे तुम? तो फिर उनके पति ने कहा, मतलब बच्चे के पिता ने कहा, इतनी बड़ी ट्रेन मैं किधर घुमाऊं, सब तरफ तो ट्रेन ही दिख रही है। कहाँ इसकी नज़र कहाँ ले जाऊं? बिल्कुल। तो वो एकदम पसर गया कि ये गंदी ट्रेन है, मुझे इसमें बैठना ही नहीं है। तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। फिर जाहिर है कि थोड़ी देर आपको धैर्य थोड़ा रखना पड़ेगा ऐसी जगह समय पर, और ट्रेन तो चलेगी ही, आप उतर नहीं सकते। बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें होती हैं, कई परिस्थितियाँ कई बार ऐसी हो जाती हैं कि उन स्थितियों में हम कुछ नहीं कर सकते, खासकर जब बच्चे घर से बाहर हैं। और ऐसी एक बात हमारे श्रोता ने भी लिखी कि यदि आपका बच्चा ज़िद्दी है तो आप इसमें अकेली नहीं हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा चिड़चिड़े और ज़िद्दी होते हैं। अक्सर माँ बाप ज़िद्दी बच्चों की हरकतों को लेकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उनके साथ शक्ति बरतना शुरू कर देते हैं। बच्चों को डांटना, मारना, फटकारना, ये सब अपनी जगह है। ऐसा करने से बच्चे बेहतर होने की जगह ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और इन्होंने आगे काफ़ी कुछ लिखा है कि खास टिप्स का ध्यान रखें, जैसे बच्चों के साथ बहस ना करें, एक कनेक्शन जो है वो मेंटेन करें, बच्चों को ऑप्शन देना है ज़रूरी, मतलब उन्हें विकल्प देना चाहिए कि चलो ठीक है ये नहीं तो ये देखो। और एक बात और है, बच्चे रोते हैं या जिद करते हैं तो अक्सर हम कहते हैं ये मत करो। क्या करें बच्चे, अगर हम इस पर थोड़ा सा अपना ध्यान भी ले जाएं और उन्हें कोई, वही जैसे विकल्प की बात है कि अब जैसे कि बच्चा मान लो किसी खास किताब के लिए ज़िद कर रहा है या कुछ खाने की चीज़ के लिए, तो तुरंत आप दूसरा उसकी पसंद के कागज़ पेंसिल दूसरा दे दें। अगर बड़े की मान लीजिए पिता की उसने नोटबुक उठा ली, लैपटॉप ले लिया, तो एक प्यारा सा कुछ अच्छा सा उसको रंग आदि दे दें, आओ देखो ये करते हैं। यानी कि ये मत करो मत करो, हम पीछे पड़ जाते हैं, ये दो ये दो, हम पीछे पड़ जाते हैं। एक तरीके से हम भी ज़िद पर अड़ जाते हैं कि ये तुम नहीं ही ले सकते, और इस समय बच्चा फिर और ज़िद्दी हो जाता है। और ऐसे क्योंकि उसका व्यवहार रास्ता नहीं दिखता है, तो आप उसके हाथ पे वही विकल्प कुछ दीजिए। आओ देखो ये करते हैं, आओ चलो घूमने चलते हैं, आओ देखो छत पर देखो, या ये चिड़िया देखो, या देखो देखो सूरज कितना सुंदर लग रहा है ना। या कुछ कहानी सुनाए, देखो उस दिन क्या हुआ था वो याद करो, जरा सा बताओ तो तुम गए थे बुआ के यहाँ तो क्या हुआ था। तो कुछ इस तरीके की बातों में उन्हें उलझाया जा सकता है। और बच्चे तो होते ही बहुत कोमल मन के हैं, तो उलझ ही जाते हैं, नहीं होते हैं।
फिलहाल बुआ लेकिन हमारे जो श्रोता हैं वो बड़े बहुत प्यारे हैं। हमारे साथी ने लिख दिया है, अच्छा। हम तो आदरणीय बुआ जी के अच्छे बच्चे हैं, जिद कभी नहीं करते कि कौन सा कार्यक्रम चाहिए या कोई परिवर्तन करना चाहिए। जो कार्यक्रम आप जैसा आरंभ कर देती हैं हम सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो ये बात तो है कि हमारे जितने बच्चे हैं वाकई बड़े प्यारे हैं और बहुत भोले हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है कि हमारा बच्चा जब छोटा था तब जिद करता था, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा हो गया और उसने जिद करना छोड़ दिया। क्या बात है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये होता है सबके साथ धीरे धीरे। यानी कि हम थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ा धैर्य रखें और जो समय है वो निकल जाएगा। तो ज़्यादा परेशान ना हो कि फलां का बच्चा बड़ा ज़िद्दी है, हमारा बच्चा बड़ा ज़िद्दी है। हाँ, तो ये तो समय धैर्य से काम ले तो ये है कि बच्चे तो बड़े होते ही हैं और एक समय होता है, वो समय ही बोलना चाहिए कि उसी समय पर ही बच्चे जिद करते हैं और उस समय अगर अभिभावक अगर धैर्य से काम लेंगे तो ये स्थिति मतलब ये समय भी चला जाएगा। जी हाँ, लेकिन एक बात है कि हमारे साथी जो है ना, हमें थोड़ी नाराज़गी है। सबने बड़े अच्छे से लिख दिया कि हम तो आज भी नहाते हैं बुआ जी, मैं तो आज भी ठंडे पानी से नहाता हूँ, ठंड कितनी भी क्यों ना हो ठंडे पानी से नहाता हूँ रोज़ सुबह सुबह। तो ऐसी बातें ही लिखकर भेजिए हमारे साथी ने। भैया बड़े आइडियल बच्चे हैं हमारे। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बुआ जी एक जो है श्रोता वो लिखते हैं कि ये जालिम ठंड में भगवान का दिया हुआ अपने आपके पास सब कुछ है, सुंदर बाथरूम, गीजर, बाल्टी, डिब्बा, साबुन, टॉवेल, बस एक चीज़ नहीं है, नहाने की हिम्मत। लेकिन मुझ में ठंड में नहाने की हिम्मत है क्योंकि मैं गर्म पानी से नहाती हूँ। अच्छा, ठीक है भाई। भाई मैं तो गर्मी में भी गर्म पानी के रूम टेम्परेचर पर लाकर नहाती हूँ और साल में मुश्किल से 8-10 दिन होंगे जब मैं नॉर्मल पानी से नहाती हूँ, ये ऐसा इन्होंने लिखा है। और उत्तराखंड की यात्रा, ठंडी जगह की यात्रा में बर्फ़ जैसे ठंडे पानी से भी नहाती हूँ। क्या बात है। हमारे साथी ने ये लिखा है कि कुछ अपनी बातें याद की हैं। इन्होंने लिखा, पहले तो हमारी मम्मी धूप में पानी रख देती थी, उसी से नहाते थे, बस बाथरूम में रखते ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था। कई बार मम्मी को कहते पानी गर्म नहीं है, आज हाथ मुँह धो लेते हैं। मम्मी को बहुत सारी शरारतें करते हुए मना लेते थे। और अब ऐसा नहीं है, अब तो कितनी भी अच्छी सर्दी हो सुबह जल्दी नहाना ही अच्छा लगता है। तो समय के साथ बदलाव आता है। हाँ। वहीं पर एक श्रोता है वो लिखते हैं कि बचपन के दिन जब बहुत ठंड लगती थी तब इतवार वाले दिन माँ गर्म पानी रखती नहाने के लिए तो मानो पहाड़ टूट पड़ता और फिर माँ रगड़ रगड़ कर नहलाती थी। फिर माँ दूध में थोड़ी सी पत्ती डालकर पिलाती थी तो शरीर गर्म हो जाता था और फिर माँ बिस्तर पर बैठा देती थी। सबसे मुश्किल तब होती थी जब ग्रहण लगता था तो फिर ठंडे पानी से नहाना होता था तो बहुत मन खराब होता था ना। मन खराब होता था कि ये ग्रहण लगता ही क्यों है। तो ग्रहण बिल्कुल ग्रहण की तरह आता था। तो वाकई मज़ेदार बात तो है। सबकी अपनी अपनी बातें हैं, सबकी अपनी अपनी यादें हैं। और हमारे साथी ने लिखा है, पूरा बचपन का वो दिन याद आ गया। जहाँ तक मुझे याद है सप्ताह में एक दिन ही नहाते थे, संडे को। घर में कोयले के चूल्हे पर एक बड़े बर्तन में पानी चढ़ा रहता था, उसमें से पानी निकाल कर और थोड़ा मिलाकर नहाना पड़ता था। पर वो भी इतना मुसीबत का काम था कि पूछिए मत। ज़्यादातर हम सभी हाथ पर मुंह, चेहरा आगे से थोड़ा बाल जो है वाला भाग ही धोते थे। पानी गुसलखाना की दीवारों पर भी डाल देते थे। देखने पर लगे कि हमने अच्छी तरह से नहाया है, पर नानी पकड़ लेती थी, तुम लोग नहाए हो कि कौवा नहान किए हो। भैया इसमें ज़्यादा उस्ताद था। भैया ये लिख रही है, भैया इसमें ज़्यादा उस्ताद था, बालों में पानी और तेल मिलाकर लगा लेता था। उसके बाल छोटे थे तो लगता था कि नहा लिया है, हमारे बाल बड़े थे तो हम वो ट्रिक कर नहीं पाते थे। रविवार को माई बालों में तेल लगाकर शिकाकाई लगा देती थी और बाल धोती थी तो हमें अच्छी तरह से नहाना पड़ता था। तो चलिए अच्छी बात है। यही है कि मतलब नहाना पड़ता था और ये बात बचपन की है। तो बहुत सारी बातें हैं, तो ऐसी ठंडे ठंडे पानी से हम भी नहा लें। हाँ ज़रूर। तो भाई नहाना तो चाहिए ही जी। बट ये है कि बहाने कैसे आपने बना सकते हैं ये भी लेकिन कभी कभी सोच लीजिए। हाँ, हमें लगता है बचपन में बनाया होगा, इस समय थोड़ा बता रहे हैं ये लोग बातें। वैसे एक साथी ने लिखा है, उससे पहले एक और संदेश मन्नू बहुरिया हमारे एक साथी प्रतिदिन लिखकर भेजते हैं और बड़ा प्यारा सा संदेश लिखकर भेजते हैं। विविध भारती को सादर प्रणाम। और इन्होंने वो लिखते हैं कि उसने चुपके से मेरी आंखों पर हाथ रख कर पूछा, बताओ कौन? मैं मुस्कुराकर धीरे से बोला,
विविध भारती। क्या बात है। तो बड़े प्यार से ये हर बार लिखते हैं और कहीं हर बार सोचा जाता है कि इसको हम लोग पढ़ेंगे, शामिल करेंगे, लेकिन दिल से हम प्रतिदिन शामिल करते हैं। आज मौका मिला तो हमने कहा चलो गीत के बाद इसको शामिल करते हैं। क्या बात है, बहुत प्यारी सी बात जी ना। और बुआ जी, अब एक जो है श्रोता हैं वो लिखते हैं कि वैसे ठंड में ना नहाने के बहाने अवस्था विशेष से बहुत ही है। बच्चे तो बच्चे आज के माहौल में बहुत तेरे ही ठंड में दैनिक स्नान करने से बचना चाहते हैं। ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सही नहीं है, किंतु बहाने हैं और उनमें एक ठंड भी है। फिर बच्चे तो सुबह सुबह वैसे ही नहीं उठना चाहते, माता पिता को उनके बहानों के चलते अतिरिक्त मनुहार करनी पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल। वैसे हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं, पता नहीं लोग कैसे न नहाने का बहाना बनाते हैं। ठंड तो होती है, थोड़ी सावधानी रखें तो सब ठीक रहता है। मैं तो सुबह 5 से 5:30 बजे नहा धोकर पूरी तरह से तैयार होकर तभी मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ। इससे मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार रहती हूँ। क्या बात है। वैसे जैसे इन्होंने अपनी दिनचर्या बताई तो काफ़ी वैसे स्वस्थ विचार है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। अरे ये सब चीज़ें बचपन की होती हैं। देखो हमारे अब ये किसी के घर में इतना डिसिप्लिन रहता है। इन्होंने लिखा है कि इस विषय पर कुछ लिखने को नहीं आज इन्होंने लिखा है क्योंकि हमने तो बचपन में कभी बहाने बनाए ही नहीं। पापा का इतना डर रहता था, कभी भी ठंड को मम्मी पानी गर्म कर देती थी, कितनी भी ठंड हो तो चुपचाप नहा लेते थे और उसी का परिणाम है कि आज भी ठंड में सुबह 4:30 बजे नहा लेते हैं। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है ना बुआ जी कि कई लोग नहाना इसलिए भी नहीं चाहते क्योंकि उन्हें नहाना रोज रोज नहाना आलस लगता है। लगता है कौन नहाए रोज रोज। तो कई बार ऐसे भी होते हैं, मतलब मैं बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, बड़ों की भी बात कर रही हूँ। तो घर में ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो लेकिन ठंड की बात जब आई तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि ठंड से लखनऊ की याद आ गई, जब महीने भर चेहरा भी धोकर जाना पड़ा क्योंकि तापमान 1 से 2 डिग्री था। बाप रे। तो ऐसे ठंड में तो ना नहाना बनता है। और एक और साथी लिख रहे हैं कि ठंड में नहाने के बहाने नहीं बनाए कभी। हाँ, बुखार आने पर कभी नहीं नहाए, लेकिन देर से ही सही नहाए ज़रूर। मेरी बेटी और पति ज़रूर अपने कलर साफ होने का फ़ायदा उठाते थे, तो बेटी तो आज भी कौवा स्नान करती है। और बुआ जी, एक हमारे श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि बुआ जी मैं तो आज भी ठंडे पानी से नहाता हूँ। ठंड कितनी भी क्यों ना हो, ठंडे पानी से नहाता हूँ रोज सुबह सुबह। श्रोताओं ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि मैं तो बचपन से अभी तक गर्म ही पानी से नहाता हूँ, पर बाहर कैसा भी पानी हो वैसा एडजस्ट कर लेता हूँ। चलिए, अच्छी बात है, एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन जो समय होता है उसके संग हम एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर समय ने कहा है कि अब आपको विदा लेना है तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सखी सहेली कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। मन्नू बहुरिया और बुआ को स्वीकार कीजिए। नमस्कार।